This is Pratibha Dwivedi, working as assistant professor at Biani Group of Colleges. Today I am going to deliver a video lecture on RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism. Before talking about RFLP, we need to know about genetic markers. सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि जेनेटिक मार्कर्स क्या होते हैं. जेनेटिक मार्कर्स ऐसे सीक्वेंसेस, डीएनए सीक्वेंसेस जो हमारे अंदर वेरिएशंस प्रोड्यूस करती हैं, जो फिनोटाइपिकली वेरिएशंस प्रोड्यूस करती हैं, जिनको हम मार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल डीएनए सीक्वेंसिंग से हमें ये जब पता चल जाए कि ये सीक्वेंस या ये जीनोम या इस क्रोमोसोम पे यहाँ ये जो जीन है वो इस कैरेक्टर्स के लिए या इस प्रोडक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है और इसमें वेरिएशन होने पर ये जेनेटिक डिजीज़ेस कॉज हो सकती हैं, तो उनको मार्किंग करना, ये लैंडमार्क्स डिसाइड करना हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर कि यहाँ से ये 10 बेस पेयर बाद जो ये जीन है क्रोमोसोम नंबर 21 पे या 20 पे, जो वो इंसुलिन की जीन है और वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है और उसकी कमी से डायबिटीज़ हो जाता है. इस तरह से हमने अगर मार्किंग कर दी है पूरे जीनोम को, तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक मार्कर्स. और इनकी मेन जो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं जनरली ये हम मार्किंग करने के लिए काम में आते हैं कि स्पीशीज़ या इंट्रा स्पीशीज़ या इंटर स्पीशीज़ हम वेरिएशंस को जेनेटिकली आइडेंटिफाई कर सकें, उनको हम जेनेटिक मार्कर्स कहते हैं. ये जनरली 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल, जो कि फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे बेस्ड होता है, जो कि विजिबल होते हैं, विजिबल भी होंगे, और फिनोटाइपिक यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको विजिबल हो सकते हैं, बाहर से जो दिखते हैं, वो उनके बेस पे होता है ये मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स. दूसरा बायोकेमिकल मार्कर्स. बायोकेमिकल जैसे कि नाम ही बता रहा है, बायोकेमिकल मीन्स कि जीन प्रोडक्ट्स यानी कि प्रोटीन्स, एंजाइम्स जो बनते हैं हमारी बॉडी में, उनके बेस पे अगर आप कैरेक्टराइजेशन करते हैं, किसी को डिसाइड करते हैं कि ये वेरिएशन इस केमिकल, बायोकेमिकल एंजाइम या इस प्रोटीन की कमी के कारण ये होता है, या इस प्रोटीन की सीक्वेंस में ये अल्ट्रेशन हो जाते हैं, तो ये एंजाइम की फोल्डिंग चेंज हो जाती है और ये वर्किंग चेंज हो जाती है. इन सब को डिसाइड करना ये बायोकेमिकल मार्कर्स होता है, इनके बेस पे डिसाइड करना. बट इन दोनों के ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि इन दोनों मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल मार्कर्स यूनिवर्सल मार्कर्स नहीं है या ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स जो दोनों हैं, इनका ड्रॉबैक ये है कि ये इफेक्टेड होते हैं, कैन बी अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरनमेंट के द्वारा भी अफेक्ट हो सकते हैं. जैसे किसी एनवायरनमेंट में ही पर्टिकुलर एंजाइम्स के अंदर प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ सकता है इनके ऊपर. एनवायरनमेंटल इफेक्ट के द्वारा भी अफेक्टेड होते हैं. और डेवलपमेंट, डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस जो होती हैं, उनका भी इफ़ेक्ट इनके ऊपर पड़ता है, बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल. और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली आपके डोमिनेंट होते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब जिनका कोई फिनोटाइपिक या विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं होता है, बट जेनेटिकली उनका इफेक्ट है हमारी बॉडी के अंदर. तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इन 2 मार्कर्स के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. इसीलिए थर्ड जो है हमारा मॉलिक्यूलर मार्कर्स. मॉलिक्यूलर मार्कर्स यानी कि डीएनए और आरएनए मार्कर्स जो हैं, वो ऑथेंटिक और यूनिवर्सल मार्कर हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम यूज़ करते हैं एज ए फॉर मार्किंग ऑफ जेनेटिक मार्कर्स. सबसे पहली बात ये है टाइप्स ऑफ जेनेटिक मार्कर्स. व्हाट आर द जेनेटिक मार्कर्स हमने बात कर ली. कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर. मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल के जो ड्रॉबैक्स हैं वो हमने बात की कि मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल जो मार्कर्स होते हैं वो एनवायरमेंटली भी अफेक्टेड होते हैं और डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस के द्वारा भी अफेक्टेड होते हैं. इसीलिए वो यूनिवर्सल और ऑथेंटिक नहीं है. बट जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं, जो कि डीएनए और आरएनए मार्कर्स होते हैं, जो कि वेरिएशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मेनली यही जो डीएनए और आरएनए की सीक्वेंसेस होती हैं, यही मेनली वेरिएशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. जब इनको हम एज अ मार्कर यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा यूनिवर्सल रिजल्ट हमें प्रोवाइड कराते हैं, जो कि हम इसीलिए ये हमारे आज की डेट में जब साइंस इतनी डेवलपमेंट हो गया है, तो जेनेटिक मार्कर के लिए मेनली हम फोकस करते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स के ऊपर ही. ठीक है. अब
किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को आप मार्कर, एज ए मार्कर, जेनेटिक मार्कर यूज़ कैसे कर सकते हो, उसके लिए क्या कैरेक्टर्स किसी भी उसमें होने चाहिए। किसी जैसे आप मॉर्फोलॉजिकल भी अगर एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स को मार्कर यूज़ कर रहे हो या बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को एज ए मार्कर यूज़ कर रहे हो, तो उनके अंदर 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए। फर्स्ट शुड बी पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि उसमें वेरिएशंस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई कलर जो जिसके बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 3-4 करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ब्लू, ये ब्लैक, ब्राउन, ये करेक्टरिस्टिक्स, ये पॉलीमॉर्फिज्म है आई कलर का। हेयर कलर, स्किन कलर, जिनमें पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हो, यानी कि वेरिएशंस नहीं होते हैं जिनके अंदर, जैसे हमारी बॉडी में 5 उंगलीज होती हैं हमारे हाथ के अंदर, तो 5 हैं, तो इनमें वेरिएशंस कम होते हैं, तो ये मॉर्फोलॉजिकल मार्कर में काउंट नहीं होगा। तो शुड बी पॉलीमॉर्फिज्म। और ये सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक होता है डीएनए में। डीएनए और आरएनए के सीक्वेंसेस हम पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जब तक कि आइडेंटिकल ट्विंस ना हो उसमें डीएनए और आरएनए की सीक्वेंस सेम नहीं होंगी, पॉलीमॉर्फिज्म होगा ही होगा। इसीलिए भी डीएनए आरएनए मॉलिक्यूलर मार्कर्स ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म होने के कारण भी वो जेनेटिक मार्कर्स के रूप में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए थ्रू आउट द जीनोम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी जीनोम में किसी जगह पे प्रेजेंट है और कहीं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, तभी उसको हम एज अ मार्कर यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट, प्रोवाइड एडिक्वेट रिजोल्यूशन ऑफ जेनेटिक डिफरेंसेस, मतलब कि आप कैरेक्टराइज कर सको, जैसे कि आई कलर ब्लू और ब्लैक में आप कैरेक्टराइज कर पा रहे हो कि ब्लू कलर दिख रहा है सामने, एडिक्वेट रिजोल्यूशन है ना। और अगर मान लो जैसे लाइट ब्लैक है या डार्क ब्लैक है तो उसमें रिजोल्यूशन नहीं हो पाएगा, एडिक्वेट रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होने चाहिए जेनेटिक डिफरेंसेस के बाद में, जो जेनेटिक डिफरेंसेस शो हो रहे हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होने चाहिए जिनको आप रिजॉल्व कर सको, जिनको मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर सको, देख सको, देख के ही बता सको कि जेनेटिक डिफरेंस इसके कारण ये एंजाइम नहीं बन रहा है या एंजाइम कम बन रहा है इस सीक्वेंस में, ये अल्ट्रेशन होने के कारण, या ये प्रोडक्ट कम बन रहा है इसके कारण ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, तो वो रिजोल्यूशन होना चाहिए। दूसरा, हैव लिंकेज टू डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स। ऑब्वियसली जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को एज ए मार्कर यूज़ कर रहे हैं वो फिनोटाइप से उसका लिंकेज होना ही चाहिए, बिकॉज जब तक वो अफेक्ट आपको शो नहीं होगा बॉडी के ऊपर तब तक जेनेटिक डिफरेंसेस हमारे, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी में कोई म्यूटेशन भी होता है, कोई जीन में सीक्वेंस में चेंज भी होता है, तो जब तक उस म्यूटेशन का इफेक्ट आपके ऊपर फिनोटाइपिकली असर नहीं करता है, यानी कि कोई एंजाइम आपके अंदर बनना बंद हो गया, कोई प्रोडक्ट बनना बंद हो गया है, जब तक वो असर नहीं शो नहीं करेगा तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपके जीन में कोई म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या जीन में कोई अल्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसीलिए मार्कर के रूप में यूज़ करने के लिए सबसे पहले मार्कर, किसी भी सीक्वेंस को या किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को मार्कर के रूप में यूज़ करने के लिए फर्स्ट क्या होना चाहिए कि उस कैरेक्टरिस्टिक का फिनोटाइप के साथ लिंकेज होना चाहिए, स्पेसिफिक फिनोटाइप शो होना चाहिए उसके इफेक्ट का। तो इसीलिए उसे तभी हम उसे जेनेटिक मार्कर यूज़ कर सकते हैं। अब जेनेटिक मार्कर जो ब्रॉडली हमने डिवाइड किया था 3 टाइप में होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर मार्कर्स। अब मॉलिक्यूलर मार्कर्स के क्योंकि इनके ड्रॉबैक के कारण हम इनको ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर जो हैं वही ज़्यादा ऑथेंटिक और यूनिवर्सल है, इसीलिए हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और स्टडी करते हैं। तो अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स कितने टाइप के होते हैं। जनरली मॉलिक्यूलर मार्कर्स मीन्स डीएनए एंड आरएनए मार्कर्स। अब हम बात कर रहे हैं डीएनए मार्कर्स कितने टाइप के होते हैं। हम डीएनए पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। डीएनए मार्कर्स कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो है हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड और एक है पीसीआर बेस्ड मेथड। पीसीआर यानी एम्प्लीफिकेशन बेस्ड मेथड। हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड जो पुराना मेथड है, ये इसका मेन एग्जांपल है आरएफएलपी, यानी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म यानी इसका नाम ही बता रहा है, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने के बाद जो फ्रेगमेंट की लेंथ मिलेगी उसमें कितने पॉलीमॉर्फिज्म यानी कितने वेरिएशंस हैं, उसके बेस पे अगर हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं या मार्किंग करते हैं तो उसको उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, आरएफएलपी। नेक्स्ट पीसीआर बेस्ड को भी हम फर्दर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। जब हम आर्बिट्रेरली प्राइमर यूज़ करते हैं, आर्बिट्रेरली मतलब हमने
आर्बिट्रेरली प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम मन से सीक्वेंस बना रहे हैं, एक न्यूक्लियोटाइड 8 से 10 प्राइमर बना रहे हैं और उसको जीनोम में डाल दिया और फिर देखा एम्पलीफाइड करने के बाद कि उस प्राइमर के वो कहाँ कहाँ बाइंड हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में और कितने फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं, कितने बैंड्स मिल रहे हैं। तो ये इस तरह से हमने आर्बिट्रेरली सीक्वेंस को टारगेट करके प्राइमर बनाया। तो ये दो टाइप के एम्पलीफिकेशन बेस्ड में दो टाइप का होता है, एक RAPD और दूसरा है AFLP। RAPD होता है रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिज्म DNA, रैंडमली एम्पलीफाइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम रैंडमली प्राइमर यूज़ करते हैं, आर्बिट्रेरली मतलब रैंडमली कोई सा भी प्राइमर हमने बना लिया, आर्बिट्रेरली हमें पता नहीं है कि किस सीक्वेंस पे जाके ये जुड़ेगा जीनोम में, तो वो आर्बिट्रेरली रैंडमली हमने बनाया है, तो वो होगा आर्बिट्रेरली प्राइमर बेस्ड और ये एम्पलीफिकेशन करते हैं, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिज्म DNA। एंड नेक्स्ट है AFLP। RFLP और RAPD के ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम जो नेक्स्ट टेक्निक यूज़ करते हैं वो है एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, AFLP मेथड है। दूसरा मेथड होता है सीक्वेंस टारगेटेड, जिसमें हम स्पेसिफिक सीक्वेंस को टारगेट करके प्राइमर बनाते हैं, प्राइमर बेस्ड। स्पेसिफिक सीक्वेंस को टारगेट करके हम अगर प्राइमर बना रहे हैं और फिर उसकी पॉलीमॉर्फिज्म एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं तो वो मेथड हो जाएगा सीक्वेंस टारगेटेड प्राइमर बेस्ड। ये होता है हमारा SSLP और दूसरा है SNPs। इसका है सिंगल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म और इसका है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये दोनों हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में मेनली हमारा फोकस होगा RFLP पे। अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं RFLP मीन्स रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। करें RFLP यानी मीन्स रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। जैसा कि नाम ही बता रहा है कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स पहले हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं, फिर जो हमें फ्रेगमेंट्स मिलते हैं उनकी लेंथ के बेस पे जो वेरिएशन है उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि वास्तव में एक नॉर्मल पर्सन और एक म्यूटेटेड या एक डिजीज्ड जिसको जेनेटिकली कोई डिजीज़ है उस पर्सन के DNA में कहाँ वेरिएशंस आ रहे हैं, उस बेस पे हम मार्किंग करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, एक वाइल्ड टाइप या नॉर्मल पर्सन है जिसका हमने DNA लिया है और एक म्यूटेंट पर्सन है जिसके अंदर या तो डिलीशन, इंसर्जन या रिलोकेशन किसी के भी कारण म्यूटेशन हो गया, पॉइंट म्यूटेशन हुआ है। अगर इसमें अब हम ये एज्यूम करके मान के चलते हैं हम इस DNA को लगभग 2 या 3 अमीनो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मोर देन 8 to 10 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम क्लीव कराते हैं और क्लीव कराने के बाद जो हमें फ्रेगमेंट्स मिलते हैं उनकी लेंथ के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या उस रेस्ट्रिक्शन साइट पर म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल पर्सन है जिसके अंदर EcoR1 की ये साइट है, EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिनकी पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है, रिकॉग्निशन साइट्स होती है। इसमें EcoR1 की ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, जबकि ये सैंपल 2 है जो कि म्यूटेंट है और ये वाइल्ड टाइप या नॉर्मल है। अब इसके अंदर DNA में मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे GC हो गया है, इस A की जगह C आ गया है, रिप्लेस हो गया है और ये हो गया है CA, तो यहाँ पे T। ठीक है, अब यहाँ पे ये म्यूटेशन मान के चल रहे हैं हम। अगर फॉर एग्जांपल एक म्यूटेंट में जिसमें EcoR1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस के अंदर म्यूटेशन हुआ है और यहाँ पे हमने पॉइंट म्यूटेशन माना है कि अगर एक ही जगह एडेनिन और थाइमिन जो सीक्वेंस है इसकी जगह अगर पॉइंट म्यूटेशन हुआ है और साइटोसिन जुड़ गया है और जिसके कारण इस म्यूटेशन के कारण अब EcoR1 इसको रिकॉग्नाइज, इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और नहीं करेगा तो वहाँ क्लीवेज नहीं होगा। तो जब हम इन दोनों का रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे, विथ EcoR1,
इको R1 से क्लीव कराएंगे तो यहाँ तो हमें 2 फ्रेगमेंट मिलेंगे G और यहाँ पे CTTA, एक DNA फ्रेगमेंट ये मिलेगा हमें, प्लस यहाँ एक यहाँ मिलेगा ATTC और ये G, ये 2 फ्रेगमेंट मिलेंगे यहाँ पे, जबकि यहाँ पे सिंगल एक ही फ्रेगमेंट मिलेगा क्योंकि क्लीवेज ही नहीं होगा, नो डाइजेशन, यहाँ डाइजेशन नहीं होगा, रेस्ट्रिक्शन कट क्लीवेज नहीं हो पाएगा, कट नहीं हो लग पाएगा, इस कारण हमें एक ही बैंड मिलेगा। सिंगल बैंड, यहाँ 1 बैंड मिलेगा, 1 DNA फ्रेगमेंट मिलेगा, जबकि यहाँ पे हमें 2 फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। अब ये हमें सॉल्यूशन में DNA तो दिखेगा नहीं, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हम इनका अब एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कराएंगे DNA का। ऑब्वियसली DNA की स्टडी करने के लिए हम एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही यूज़ करते हैं, ये मेथड होता है। जब इसका हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कराएंगे तो सैंपल 1 के तो हमें 2 फ्रेगमेंट हैं तो 2 बैंड नज़र आएंगे अलग अलग छोटे छोटे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वेल्स बनाए हैं, यहाँ DNA सॉल्यूशन हमने रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट जो है वो डाला है, ये सैंपल 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो इसके अंदर तो हमें 2 छोटे फ्रेगमेंट मिलेंगे बैंड, जबकि इसमें एक ही बड़ा बैंड मिलेगा, सैंपल 2 में बड़ा बैंड मिलेगा क्योंकि यहाँ क्लीवेज हुआ ही नहीं है, ये म्यूटेंट है। फिर हम इसका एगारोस जेल इलेक्ट्रो स्टडी कैसे करते हैं, इसको हम अभी हमें पता नहीं चलेगा। फॉर ये हमने जैसे पहले ही बात की थी, RFLP एक हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड है। हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड का मतलब ही ये होता है कि हम कहीं पे उसको हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे यही म्यूटेशन हुआ है इस साइट में, ये क्योंकि इको R1 की इतनी बड़ी साइट है GAATTC। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि GAATTC में से कौन सा कहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हुआ है, इस G में हुआ है कि A में हुआ है कि इस A में हुआ है, 3rd पोजीशन पे हुआ है, 4th पोजीशन पे हुआ है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए RFLP को हम कैसे यूज़ करेंगे, इनका हम पहले डीनेचर्ड करेंगे, इन DNA को डीनेचर्ड करने के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीनेचर्ड मतलब सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करवाएंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करवाएंगे तो हमें इसमें तो 2 बैंड मिलेंगे छोटे छोटे, जबकि इसमें सैंपल 2 में हमें एक ही बड़ा बैंड मिलेगा। बट ये याद रखना है कि ये डीनेचर्ड DNA बैंड है, यानी सिंगल स्टैंडर्ड है। इसके बाद हम इनका एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हम क्या कराते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर इसका इम्प्रेशन लेते हैं। इम्प्रेशन लेने के लिए हम सदन ब्लॉटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, सदन ब्लॉटिंग के थ्रू हम इनका इम्प्रेशन लेते हैं नायलॉन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, यहीं पर हम इनका हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं अपने लेबल्ड प्रॉप से। हमें पता है कि लेबल्ड प्रॉप क्या होते हैं, हमें पता है कि GAATTC ही सीक्वेंस में, यानी कि हमें ये सीक्वेंस तो इको R1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस हमें पता है कि GAATTC होती है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि कहाँ पे म्यूटेशन हुआ है, तो हम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के प्रॉप बनाते हैं और उनको क्या करते हैं, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड कर देते हैं। जहाँ वो प्रॉप बाइंड हो जाएगा, यानी कि वहाँ तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, तो हमें ऑटो रेडियोग्राफी करने पर रेडियो एक्टिविटी शो होगी, यानी कि इम्प्रेशन शो होगा। लेकिन जहाँ वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रॉप बाइंड नहीं हो पाएगा म्यूटेंट के अंदर, वहाँ हमें रेडियो एक्टिविटी शो नहीं होगी, ऑटो रेडियोग्राफी में हमें इम्प्रेशन या प्रिंट नज़र नहीं आएगा रेडियो एक्टिविटी का। तो हमें पता चल जाएगा कि सैंपल 2 में यानी कि यहाँ पे इस म्यूटेशन हुआ है, यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है। अलग अलग सीक्वेंस के हम प्रॉप बनाते हैं, पहले जैसे हम 3-4 प्रॉप बनाएंगे, ये रिपीटेशन करते जाते हैं तो हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये प्रॉब्लम वास्तव में म्यूटेशन कौन सी जगह पर हुआ है।
तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करके हमने ये बता दिया कि जो ये सैंपल 2 है, म्यूटेंट सैंपल है, उसके बेस पे हमने बता दिया कि इसके अंदर इको R1 की रिकॉग्निशन साइट में म्यूटेशन हुआ है। बट मैंने एग्जाम्पल में एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बताया है, जबकि वास्तव में हम मोर देन 8 to 10 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीवेज करके यही प्रोसेस करते हैं और फिर हम जो बैंड्स मिलते हैं उनका हम कंपैरिजन करते हैं और उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि वास्तव में जो म्यूटेंट या जेनेटिकली डिजीज्ड पर्सन है उसके अंदर कहाँ म्यूटेशन हुआ है। और हमेशा कंपैरिजन एक वाइल्ड टाइप यानी कि नॉर्मल पर्सन के डीएनए से ही किया जाता है, एज ए कंट्रोल लिया जाता है। तो ये हमारा RFLP यानी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है, जहाँ पहले हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं, हमें फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, उनका हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कराते हैं, फिर हम सदन ब्लोटिंग करते हैं एंड देन उनकी लेबल्ड प्रॉप से हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम उनका ऑटो रेडियोग्राफी कराते हैं। तो क्योंकि लेबल्ड प्रॉप से हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन यूज़ हो रहा है वर्ड, इसीलिए ये मेथड जो है हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड है। दिस इज़ ऑल अबाउट RFLP एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please like, share and comment and stay tuned to gurukepio.com. Thank you.